प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रत्युष कौशल आज आपके लिए एक बार फिर से बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित जो कहानी है, एक कालजयी कहानी, उसका दूसरा खंड लेकर आया हूँ। प्रथम खंड में आपने देखा कि बड़े भाई साहब के द्वारा अपने छोटे भाई को किस प्रकार से एक अहंकार मुक्त जीवन जीने की सलाह दी जा रही है और उदाहरण स्वरूप कई विभूतियों के विषय में वो बता रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर तुमने किसी भी प्रकार से अपनी कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त कर लिए तो उसकी गरिमा को तुम समझो। ऐसा ना हो कि तुम उससे अभिभूत होकर अहंकार और पाखंड में डूब जाओ। कहीं ना कहीं एक बड़े भाई होने के नाते उनका ऐसा कहना सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि छोटा भाई अब और भी ज़्यादा स्वच्छाचारी होते जा रहा था। तो ऐसा बड़े भाई को लगा कि कहीं ना कहीं छोटा भाई गलत रास्ते पे जा रहा है, वो पाखंड और आडंबर में के वशीभूत हो रहा है। तो उस पर वह कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करके बताते हैं कि पूर्व के जो भी महान विभूति हुए, जिन्होंने गलतीवश भी पाखंड और अहंकार को गले लगाया, वो कहीं ना कहीं उनका घमंड चूर चूर हो गया। वो कई उदाहरण के द्वारा वो अपने छोटे भाई को बताते हैं, रावण के बारे में और बहुत सारे लोग विभूति के बारे में वो बताते हैं। उससे आगे आज हम लोग फिर देखते हैं कि और भी वो अपने छोटे भाई को सलाह के रूप में क्या बताते हैं। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मार कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई भी निशाना खाली नहीं जाता। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। अब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट, सिफर भी नहीं मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों जेम्स हुए, दर्जनों विलियम हुए। कोरियो चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी नहीं जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देते और ज्योमेट्री तो बस
खुदा ही पनाह। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम है शिक्षा। रख छोड़ा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी समाज में व्याप्त शिक्षा प्रणाली के दोषों को उजागर करने का काम किया है। इसी से यह स्पष्ट होता है कि बड़े भाई साहब जो कहानी है, कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा में आई जो कमियां हैं उसको प्रदर्शित करने का काम मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवंत शब्दों के माध्यम से करने का प्रयास किया है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी होगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए, बार बार लिखिए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखूं? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत ही क्या है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कहते और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे। चाहे जैसे लिखिए, पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है ना? नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज़ नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं टिकते। इसलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाएं। छोटा भाई समझता है कि मैं पास कर गया तो इतनी बात मुझे बड़े भैया सुना रहे हैं। अगर गलती से यदि मैं गलती से भी फेल हो गया होता तो आज तो मेरी जान ही ले लेते।
भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी मेरी जो अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हुआ और भाई साहब फिर से फेल हो गए। दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब प्राणांत परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। कहीं न कहीं छोटा भाई अव्वल दोबारे आकर अति प्रसन्न था, लेकिन अपने बड़े भाई की स्थिति को देखकर वह कहीं न कहीं व्यथित था, क्योंकि वो तो जानता था कि उसका बड़ा भाई कितना मेहनत किया था, कितना परिश्रम किया था, उसके बावजूद भी वह फेल हो गए। यह वो कारण था जिससे छोटा भाई पास होने के बावजूद भी दुखी था। ऐसा मानो लग रहा था कि वह अपने बड़े भाई के फेल होने से जितना व्यथित है उतना वो अपने पास होने से प्रसन्न नहीं हो पा रहा था। अंतर था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हो कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। कहीं न कहीं बड़ा भाई फेल हो रहा था और कहीं न कहीं उनके द्वारा सुनाए जा रहे कटु सत्य को आड़े हाथों लेते हुए छोटा भाई मन ही मन कुटिल भाव से सोचता है कि काश एक बार फिर से बड़े भैया फेल हो जाते तो हम दोनों एक ही दर्जे में आ जाते। वो कभी भी मेरा मजाक नहीं उड़ाते और न मेरी फजीहत करते, ऐसा छोटा भाई सोच रहा है। लेकिन छोटा भाई इतना भी अपने बड़े भाई की बात को बुरा नहीं मानता, इसलिए वह इन सारे विचारों को त्याग देता है। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। कहीं न कहीं छोटे भाई को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मेरा बड़ा भाई अगर मेरी फजीहत करता है, मुझे डांटता है, तो कहीं न कहीं मेरे हित के लिए ही है। मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही चतुराई से मुंशी प्रेमचंद जी ने दृष्टिगोचर किया है कि जब बड़े भाई छोटे भाई से बेहतर नहीं कर पाता है तो कहीं न कहीं उनके अंतर आत्मा में वो अधिकार
कम महसूस करने लगता है जिस अधिकार से वह पूर्व में डांटा करता था। उसे ऐसा लगता है कि वह तो मुझसे भी योग्य है और मैं अब किस लायक हूँ कि अब उसे मैं डांट और फटकार लगा सकता हूँ। लेकिन हमारी समाज की जो संरचना है वह कहीं ना कहीं एक बड़े भाई होने का अनुभव हर पल हर क्षण कराता रहता है, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। अब छोटा भाई और पहले से ज़्यादा स्वच्छंद और स्वेच्छाचारी हो चुका है, क्योंकि अब तो बड़े भाई साहब भी खामोश हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अब यह अधिकार कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। जब बड़ा भाई खुद को पीछे कर लेता है किसी भी कारण से, तो कहीं न कहीं छोटा जो होता है वो स्वच्छंद खुद को महसूस करने लगता है और वो जो समझ में आता है करने लगता है, जिसका लाभ इस कहानी में छोटा भाई लेता रहता है। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी किस्मत ही बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता। अब दिन भर वो पतंग ही उड़ाया करता है। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, सम्मान करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देता चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौए लूटते बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मैं उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रहे। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ती आ रही है। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सब मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम हैं, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, ये दुय्यन बाजारी लंदन के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ लिहाज है या नहीं? अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलीचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं या सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है।
मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल भी तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर रहेगा, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए और डिफिल और डिलीट ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार नहीं रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें। न घबराएं, न बदहवास हो, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करें। उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मुहताज हो जाते हैं। रिश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हो, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए हैं कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते हुए बेराह चलने न पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही थी। कहीं न कहीं बड़े भाई साहब को इतना कुछ कहते हुए यह महसूस हो रहा था कि जो छोटा भाई है वो कहीं न कहीं मेरी बातों को बुरा तो मान रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े भाई साहब को लगता है कि इस दुनिया में जो अनुभव हम अर्जित करते हैं वह किताबी ज्ञान से कई गुना बड़ा होता है। इस वजह से उस अनुभव का प्रयोग करते हुए वो अपने छोटे भाई को सही मार्ग पे लाने का प्रयास करते हुए नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। मैं उनकी इस युक्ति से नतमस्तक हो गया। बेचारा छोटा भाई अपने बड़े भाई के द्वारा समझाए गए बातों से प्रभावित होकर वो नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। कहीं न कहीं छोटे भाई को ऐसा लग गया कि सिर्फ कक्षा में अव्वल आना ही वास्तविक सफलता नहीं है। जीवन को आगे बढ़ाने में हमारा अनुभव बहुत काम करता है। इसलिए उनको लगा कि कहीं न कहीं मेरे भाई मुझे सही मार्गदर्शन कर रहे हैं और भाई साहब के प्रति मेरे मन में
श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो छोटे भाई को लगा कि कहीं न कहीं मेरा बड़ा भाई सत्य ही बता रहा। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। सजल का अर्थ होता है आंसू भरे हुए नेत्रों से देखते हुए। आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। यहाँ भारतीय समाज में एक बड़ा भाई होने के लिए कई सारे बलिदान देने पड़ते हैं, कई त्याग करने पड़ते हैं, ताकि उनका जो छोटा भाई या बहन हो वो रास्ते से न भटके।